बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल, दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। थोड़ा सा और भी बैक से लेंगे, जो भी मॉनिटर करें, और पीछे से लेंगे। शिक्षण प्रणाली से तात्पर्य से और पहले से लेंगे। अमितेश भैया मॉनिटर कर रहे हैं। इसको शिक्षण प्रणाली से तात्पर्य से थोड़ा और पहले की स्लाइड लेंगे। हेलो, सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। जी मैम। चलिए, किसके किसके पास पीडीएफ है? मधु जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम। मधु जी आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना। ये शिक्षण प्रणाली से तात्पर्य से स्टार्ट कीजिए। से कर, क्योंकि अभी पता नहीं आवाज मेरी नहीं पहुंच रही। 22 पेज था ना उस दिन? बोलेंगे मधु जी? 22 पेज था ना उस दिन? 22 पेज था। अब ये जो भी मॉनिटर करें 20 नंबर पेज नंबर स्टार्ट, फिर स्टॉप करें। 20, एक मिनट रुकेंगे। हाँ, 20 पेज नंबर पे रुक जाएगी। चलिए पढ़ेंगे। जहाँ ये व्यक्तित्व विकास था, भैया पीछे वाला व्यक्तित्व विकास से लेंगे। 20 नंबर को छोड़ दिया, अब व्यक्तित्व विकास लेंगे। ठीक है, बस स्टार्ट। व्यक्तित्व विकास में योग शिक्षा का महत्व। सामाजिक विकास। योग शिक्षा से व्यक्ति की कायाकल्प हो जाती है, व्यक्ति चरित्रवान बनता है, कर्तव्य पालन की भावना बढ़ती है। यदि जन जन में कर्तव्य निष्ठा आ जाए, जन जन चरित्रवान बन जाए, तो समाज, राष्ट्र तथा अंत में सारे विश्व का कल्याण हो जाए। योग शिक्षा से व्यक्ति में सामाजिक कल्याण तथा विकास की भावनाएं भी भरी जा सकती है। सामाजिक विकास तथा उन्नति में योग शिक्षा निम्न आधार पर सहायक हो सकती है। पहला, व्यक्ति समाज कल्याण के लिए तभी सहायक हो सकता है यदि वह स्वयं तन तथा मन से स्वस्थ है। योग तन तथा मन को स्वस्थ रखकर व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि से अभिप्राय है समाज की भलाई तथा विकास। थोड़ा दूसरा, सा ऊपर कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे स्लाइड को। आगे पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे मुझे। दूसरा,
योग राजसी तथा तामसी भोजन के स्थान पर सात्विक भोजन पर बल देता है। यह कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन से आचरण तथा व्यवहार में सुधार होता है। योग सद आचरण की प्रेरणा देता है। आज की युवा पीढ़ी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। यदि वर्तमान युवा पीढ़ी सद आचरण करने वाली होगी तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य सुरक्षित है। बस यहाँ से रुकेंगे एक बार। जब हम लोग पढ़ रहे हैं समाज में योग की भूमिका या कैसे व्यक्ति का विकास हो सकता है, तो योग शिक्षा कैसे हमारा सपोर्ट कर रही है कि योग शिक्षा से व्यक्ति की कायाकल्प हो जाती है। कायाकल्प तभी होती है किसी व्यक्ति की जब उसका मानसिक रूप से परिवर्तन, जब मानसिक रूप से परिवर्तन, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, तभी हमारे शरीर में परिवर्तन दिखाई देता है। तो एक व्यक्ति कब, जब वो चरित्रवान होगा तो समाज, राष्ट्र तथा सारे विश्व का कल्याण हो सकता है उस व्यक्ति के द्वारा। तो ये सब किसके द्वारा संभव है? योग शिक्षा के द्वारा संभव। क्यों संभव है? क्योंकि योग किस पर काम करता है? बॉडी, माइंड, सोल, तीनों पर एक साथ काम करता है। इसलिए ये संभव हो सकता है कि एक व्यक्ति स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अंत में पूरे विश्व के लिए भी कल्याणकारी हो सकता है। फिर है इसी में कि सामाजिक विकास तथा उन्नति में योग शिक्षा निम्न आधार पर सहायक हो सकती है। तो कैसे कैसे सहायक हो सकती है? तो व्यक्ति समाज कल्याण के लिए तभी सहायक होगा जब वो तन और मन से स्वस्थ होगा। बिल्कुल सही है कि जब तक हम खुद में स्वस्थ नहीं होंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तब तक तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरों के लिए क्या करेंगे? फिर इसी में है कि योग तन मन को स्वस्थ रखकर व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। तो व्यक्तियों का मतलब हो गया सभी के लिए और व्यक्ति का मतलब हो गया हमारे लिए। फिर व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि से अभिप्राय क्या है? समाज की भलाई तथा विकास। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही परिवार को स्वस्थ रख सकता है, समाज को स्वस्थ रख सकता है, जहां वो काम कर रहा है वहां एक स्वस्थ वातावरण बना सकता है, अन्यथा फिर संभव नहीं है। फिर सेकंड है, योग राजसी तथा तामसी भोजन के स्थान पर सात्विक भोजन को बल देता है। तो व्यक्ति की मानसिक बुद्धि या बुद्धि कब सही काम करती है? जब वो भोजन सही ग्रहण करता है। जो व्यक्ति जैसा भोजन ग्रहण करता है वैसे ही उसके विचार होते हैं, और जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं वैसे ही उसका व्यवहार होता है, जो बाहर दिखाई देता है। तो जब कोई सात्विक भोजन करेगा तो उसका व्यवहार और विचार सात्विक, व्यवहार सात्विक। राजसिक भोजन करेंगे तो पहले विचार राजसिक होंगे और फिर व्यवहार राजसिक होगा। तामसिक भोजन करेंगे तो विचार तामसिक होंगे और व्यवहार भी तामसिक होगा। तो इसलिए क्या बोला जाता है, हमारे वेद उपनिषद से अभी तक एक सुवाक्य चला आ रहा है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो किसी भी व्यक्ति को अपने पूरे जीवन को ठीक करना हो तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? भोजन से करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे सुधार करेंगे योग के द्वारा। पहला भोजन सुधार करना है, खाना, भोजन। भोजन में क्या क्या ध्यान रखना है कि ईमानदारी के पैसों से भोजन की व्यवस्था की गई हो, शांत मना स्थिति के साथ भोजन को तैयार किया गया हो और प्रसन्न मन के साथ भोजन को ग्रहण किया गया। यदि ये तीनों चीजें भोजन के संदर्भ में ध्यान में रखी जाएं तो हमारा व्यक्तित्व निश्चित ही बदलेगा, स्वस्थ और सद्बुद्धि वाला व्यक्तित्व बनेगा। और ये क्या है? योग क्या है? सद आचरण की प्रेरणा देता है। तो सद आचरण की प्रेरणा लेगा कौन? जिसकी सात्विक बुद्धि होगी। सात्विक बुद्धि का मतलब इसने भोजन शुद्ध किया होगा, सात्विक किया होगा, वही व्यक्ति योग को ग्रहण भी करेगा। फिर है, आज की युवा पीढ़ी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। तो जो हमारा भारत है, पूरी दुनिया में 55% आबादी किसकी है? युवाओं की। और ये युवा इस समय दो ही चीजों में जा रहा है, एक जो हमारा एडिक्शन है, दूसरा हमारे मोबाइल से जितनी गलत चीजों को देखा जा सकता है उनको देखना। तो ये दोनों ही चीजें युवा पीढ़ी को खराब कर रही है। तो इनको यदि ठीक करना है तो इनके आसपास के लोग, घर के लोग क्या इन्हें सपोर्ट करें, भोजन सही ग्रहण करें और इसके बाद योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे जीवन में सुधार ला सकती है। अब पढ़ेंगे नैतिक विकास। नैतिक विकास। योग शिक्षा नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कहा जाता है कि यदि धन गुम हो जाए तो व्यक्ति धन फिर कमा लेगा।
यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह जीवन में कुछ खोता है, परंतु चरित्र ही नहीं है तो उसने सब कुछ खो दिया है। योग शिक्षा नैतिक विकास तथा संवेगात्मक विकास की दिशा में निम्नलिखित कार्य करती है। पहला, योग सद आचरण, संयम, इंद्रिय निग्रह की भावना मन में भरता है। उपयुक्त समय पर उपयुक्त कार्य करना तथा संवेगात्मक व्यवहार करने के गुण पैदा करता है। दूसरा, आज सत्य प्रियता, कर्तव्य निष्ठा, दया, सहानुभूति, प्रेम, शांति, सहयोग केवल पुस्तकीय शब्द रह गए हैं। वास्तविक जीवन में इसका कोई मूल्य नहीं है। यौगिक क्रियाओं से व्यक्ति में ये गुण पैदा ही नहीं होते, वरन वास्तविक जीवन में व्यक्ति इन्हें अपनाता भी है। तो योग जो हमारा नैतिक विकास है, इसको पूरा कंप्लीट करके फिर आगे देखते हैं। पहले हमने सामाजिक विकास देखा, जो हमारे खुद के जीवन के सुधार से कैसे हमारे आने वाले लोगों के साथ जहां हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वयं में, परिवार में, समाज में, वहां क्या परिवर्तन आते हैं। अब देख रहे हैं नैतिक विकास यदि हमारा ठीक होगा, वैसे जितना जब हम लोग सामाजिक विकास देखें, नैतिक विकास देखें, आध्यात्मिक विकास देखें, जितने मॉरल वैल्यूज हैं वो सबके सेम है। ऐसा नहीं कि सामाजिक विकास वाले को झूठ बोलना है, नैतिक वाले को सच बोलना है, आध्यात्मिक वाले को कुछ नहीं बोलना है। मॉरल वैल्यूज जितने हैं वो लगभग सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक सब में सिमिलर जाएंगे। तो जो हमारा नैतिक विकास है, इसमें क्या है, नैतिक में बस एक चीज है जो एक डायरेक्टर की पॉइंट में आती है, वो है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर में हमारा पूरी ऑनेस्टी छिपी होती है। जितने भी सद्गुण हैं वो ओवरऑल मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। एक व्यक्ति का कैरेक्टर चरित्र जैसा होगा वैसे उसकी पूरी पर्सनालिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे एक लाइन दी गई है कि धन चला जाए तो दोबारा कमा सकते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जीवन में यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह जीवन में कुछ होता है, परंतु चरित्र नहीं है तो सब कुछ। स्वास्थ्य भी नहीं है तो भी व्यक्ति को पूरा ही तरीके से ये नहीं कहा जाएगा व्यक्ति बिल्कुल बेकार है, लेकिन किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा ना हो तब ओवरऑल पर्सनालिटी को नेग्लेक्ट कर देगा। फिर वहां कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि अब इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा, क्योंकि चरित्र खराब है तो इसका मतलब फिर सारे पॉइंट्स को नेगेटिव वे में ही देखा जाएगा। तो योग शिक्षा नैतिक विकास तथा संवेगात्मक विकास की दिशा में निम्नलिखित कार्य करती है। संवेगात्मक क्या है, सब लोग समझ लें, जितने हमारे इमोशंस हैं वो सब संवेगात्मक हैं। जैसे अभी नीचे सेकंड नंबर पे कुछ दिए हुए हैं, तो पहले फर्स्ट नंबर को देख लेते हैं कि योग क्या है, सद आचरण, संयम, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है हर समय अपने मन को या मनमानी आचरण को ना करना। तो होता है ना मनमाना आचरण का मीन्स हो गया हमें जब भूख लगे तब खा लिया, जब नींद आई तब सो लिया, जो चाहिए वही ले लिया, जरूरत है नहीं है। तो ये क्या है, हम अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं। तो इंद्रिय निग्रह का मीन्स होता है कि मन के द्वारा नियंत्रण कर दिया, मन को नियंत्रण में रखना। जिस चीज की आवश्यकता है सिर्फ उसको लेंगे। एक कहावत है कि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है लेकिन इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो मनमाना आचरण क्या है, इच्छाओं को पूरा करना। और जिस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होने लगी इसका मतलब है उसका जीवन अब पतन की ओर जाना निश्चित है। तो यहाँ पे क्या है, नीचे लिखा हुआ है कि योग के द्वारा हम अपने संवेगात्मक व्यवहार को भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमारे संवेगात्मक विकास से कनेक्टेड है, नैतिक विकास से। सत्य प्रियता मीन्स सत्य बोले, लेकिन कैसा सत्य बोले, जो प्रिय लगता हो, अच्छा लगता हो। कर्तव्यनिष्ठ बने, दया की भावना हो, सहानुभूति हो, प्रेम हो अपने प्रति भी और लोगों के प्रति भी। शांति की भावना हो, शांति का मतलब है कि जो भी कार्य करें उसे पूर्ण शांति के साथ करें। अभी हम लोग एक गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। मधु जी 1 मिनट माइक म्यूट करेंगे तो आवाज क्लैश नहीं होगी। तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि जब भी कोई काम करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, 12th पास कर लेंगे तो शांति से जीवन जिएंगे, जॉब लग जाएगी तो शांति से जीवन जिएंगे, शादी हो जाएगी तो शांति से जीवन जिएंगे। मतलब जो भी हमारी इच्छाएं पूरी होंगी वो सब पूरी होने के बाद शांति से जीवन जिएंगे। शांति एक ऐसा शब्द है जिसको कहा जाता है कि शांति काम करके नहीं पाना है, काम
शांति के साथ यदि हम काम करेंगे तो काम में सफलता मिले या असफलता मिले हम सफल ही माने जाएंगे। लेकिन जब काम करके हम शांति का इंतजार करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है जब हमें काम के बाद शांति मिले, क्योंकि काम के बाद हम इतना स्ट्रेस से भर चुके होते हैं कि फिर शांति में महसूस नहीं हो पाती है। इसलिए कुछ भी हम अपने जीवन में करें, योग हमें क्या सिखाता है कि शांति के साथ एक एक क्षण जिए, शांति के साथ अपना हर प्रयास करें, शांति के साथ हर कदम उठाएं कार्य में सफल होने के लिए, तो हमें सफलता मिलना सुनिश्चित है। और यदि किसी कारण से सफलता नहीं भी मिली है तो हम सफलता के कारणों को जान जाएंगे कि क्या कारण है जिससे हमें सफलता नहीं मिली है, तो हम फिर से ध्यान से कार्य को करेंगे और सफल हो जाएंगे। फिर क्या है हमारा इसमें कि यौगिक क्रियाओं से व्यक्ति में ये गुण पैदा ही नहीं होते वरन वास्तविक जीवन में व्यक्ति इन्हें अपनाता भी है। यौगिक क्रियाएं क्या है, मान लो कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब वो नियमित रात में जल्दी सो रहा है, हम ही लोग हैं, हम लोग रात में जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे, सुबह उठकर पहले पानी पिए, फ्रेश हो जाएं, नहाकर या दूसरे कपड़े बदल कर चेंज करके फिर 1 घंटे योग अभ्यास करें पूरे श्वासों के रिदम के साथ। यदि ये हम डेली के रूटीन में अपनाते हैं तो 1 से 3 महीने तब होंगे जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, हमारा अपना जो काम है वो अच्छा हो जाएगा, जहां हम कुछ नया करने की सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, उसमें सफल हो जाएंगे। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जितने ढंग से हम योग को अपनाते हैं, अपने सोने जगने भोजन के क्रम को ठीक करते हैं, वो सब हमारे किसका कहाँ काम आते हैं, नैतिक विकास के जो हमारे मूलभूत जो पॉइंट्स हैं वो हमारे जीवन में विकसित होंगे और हम अपने काम को सफल ढंग से पूरा करेंगे। अब पढ़ेंगे सांस्कृतिक विकास, पढ़ेंगे जी। सांस्कृतिक विकास किसी भी देश के उत्थान पतन में उस देश की संस्कृति का बहुत योगदान होता है। भारत का गौरवमय इतिहास इस बात का प्रमाण है। भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था, जहां धन धान्य की कोई कमी नहीं। आध्यात्मिक आधार पर विश्व गुरु संस्कृति का धन धान्य की कोई कमी नहीं। आध्यात्मिक आधार पर एक मिनट, इस भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था, जहां धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। आध्यात्मिक आधार पर विश्व गुरु संस्कृति का पतन नहीं है। एक मिनट, आध्यात्मिक आधार पर विश्व गुरु संस्कृति का पतन होता रहा, देश का पतन, इसको हटा देंगे, ठीक है। बस इतना बोलेंगे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। फिर नीचे वाली लाइन से पढ़ेंगे, आज भारत की आधी से भी अधिक जनसंख्या, ये पढ़ेंगे, वो लाइन गलत हो गई। आज भारत की आधी से भी अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से भी निम्न जीवन जीने को विवश है तथा भारत विश्व समुदाय का कर्जदार है। ऐसी विकट स्थिति में रोशनी की माध्यम से लौ नजर आती है तो वह केवल योग है। अब ऊपर वाली लाइन को ठीक कर लेंगे। इसका ये हुआ कि भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था, जहां धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और आध्यात्मिक आधार पर भारत विश्व गुरु था। पतन वाली जो लाइन है ये गलत हो गई। फिर इसके बाद नीचे देखना है कि हाँ, आगे पढ़ेंगे। आज भारत की आधी से भी अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से भी निम्न जीवन जीने को विवश है तथा भारत विश्व समुदाय का कर्जदार है। ऐसी विकट स्थिति में रोशनी की माध्यम से लौ नजर आती है तो वह केवल योग है। योग शिक्षा व्यक्ति को सुसंस्कृति बनाने तथा सांस्कृतिक विकास की दिशा में निम्नलिखित कार्य कर सकती है। पहला, योग शिक्षा सद आचरण, संयम, नियम तथा इंद्रिय निग्रह आदि के माध्यम से उपयुक्त मानवीय मूल्यों को विकसित कर व्यक्ति को संस्कृति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने में, एक मिनट रुके, ये भी कुछ लाइन गलत है, इसको पहले मैं बात क्लियर कर ले। योग शिक्षा सद आचरण, सद संयम, नियम तथा इंद्रिय निग्रह आदि के माध्यम से उपयुक्त मानवीय मूल्यों को विकसित कर और व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने में, सुसंस्कृत होगा मीन्स सजाने से होता है, सुसंस्कृत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। केवल संस्कृति नहीं होगा, ये विषय हो जाएगा। मैडम और एक बार
एक मिनट देखिए, इसको जहां संस्कृति लिखा है या सुसंस्कृत कर लीजिए, या सुसज्जित कर लीजिए या सुसंस्कृत कर लीजिए। ठीक? आगे पढ़ेंगे। ठीक। दूसरा, युवा वर्ग को विशेष रूप से योग संबंधी साहित्य तथा दर्शन आदि से परिचित करवाकर अपनी संस्कृति को, जो पश्चिमी संस्कृति के कारण समाप्त होती जा रही है, जानने तथा पहचानने में सहायता मिल सकती है। युवा वर्ग को अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व करने का अवसर तथा उसके मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर मिल सकता है। अब रुकेंगे यहाँ पे कि युवा वर्ग को विशेष रूप से योग संबंधी साहित्य, दर्शन आदि से परिचित करवाकर अपनी संस्कृति को, जो पश्चिमी संस्कृति के कारण समाप्त होती जा रही है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पश्चिम में मतलब वेस्टर्न कल्चर है उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर के कुछ एग्जांपल ले लें कि देर रात में भोजन करना, फिर देर तक सोना, रात को गरिष्ठ भोजन करना, ठीक है, खड़े खड़े पानी पीना, बोतल में पानी पीना, खड़े खड़े खाना खाना, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। यहाँ बैठकर खाना भोजन करना, पालथी लगाकर भोजन करना, गिलास या लोटे में पानी पीना, ठीक है, जल्दी सोना, जल्दी जगना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। पश्चिमी संस्कृति को क्या कर रहे हैं हम लोग लगातार अपना रहे हैं, और जो पश्चिम जगत के लोग हैं, जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी संस्कृति को छोड़कर भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ की कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है, ये पूरी दुनिया की सभी संस्कृति और सभ्यताओं में सर्वोत्तम है। तो इसलिए हम दूसरों से कुछ गलत ना सीखें, बल्कि जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है उसको विकसित करें, और योग उसका सबसे सशक्त और सरल माध्यम है। योग कहीं और की धरोहर नहीं, वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। फिर योग वर्ग को अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व करने का अवसर तथा मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर मिल सकता है। तो ये इसीलिए योग दिवस कहाँ से शुरू किया गया है? योग तो तब से है भारत में, उसको इंटरनेशनल डे 2015 से उसको मान्यता मिली। आज लगभग दुनिया के आधे से भी अधिक, बस कुछ देश बचे हैं, वो भी थोड़े अपना सभी रहे हैं लेकिन अभी उन्होंने साइन नहीं किया है। बाकी 200 के करीब देश हो गए हैं जो पूरी तरीके से योग को, इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये भारत की संस्कृति है जो पूरी दुनिया में पहुंच रही है, जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन को सुधारने और संवारने का अवसर ढूंढ रहे हैं। तो हम लोगों की तो वो खुद की संस्कृति है, तो हमें तो और अधिक अच्छे ढंग से इस संस्कृति का विकास करना है और अपने जीवन का सुधार करना है। पढ़ेंगे नेक्स्ट, आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास। भारत आर्थिक आधार पर नहीं वरन आध्यात्मिक आधार पर विश्व गुरु माना जाता रहा है। विश्व के अनेक देशों के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। भारत के साधु सन्यासियों का संयमी जीवन, लंबी आयु, जीवन के आदर्श उसके प्रेरणा स्रोत थे। धीरे धीरे हम अपना गौरव भूलते चले गए। वर्षों तक विदेशियों द्वारा लूट तथा दासता के जीवन ने हमें आर्थिक आधार पर ही नहीं, आध्यात्मिक आधार पर भी खोखला बना दिया। योग शिक्षा ही एक ऐसा उपाय नजर आता है जो व्यक्ति के आत्मिक उत्थान तथा आध्यात्मिक विकास की दिशा में निम्नलिखित कार्य संपन्न कर सकती है। पहला, योग शिक्षा से स्थूल शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व का बोध संभव है। स्लाइड को ऊपर कर देंगे मितेश जी, पढ़ेंगे मितेश जी, आप पढ़ेंगे। महत्व शरीर का नहीं, आत्मा का है। शरीर तो जन्म लेता तथा मरता है, परंतु आत्मा अमर है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है। स्थूल शरीर तो यही समाप्त हो जाता है, ऊपर सूक्ष्म शरीर ही जाता है। दूसरा, सभी प्राणी उस परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, इसलिए सभी से प्रेम करना चाहिए। छोटे बड़े का भेदभाव भूलकर समता की भावना भरने से योग शिक्षा बहुत सहायक हो सकती है। योग शिक्षा। अब रुकेंगे यहाँ पर। जो हमारा आध्यात्मिक विकास है, ये क्या है? आध्यात्मिक विकास का मीन्स होता है आंतरिक परिवर्तन। जैसे शारीरिक विकास, शरीर पर परिवर्तन, मानसिक विकास, मन में परिवर्तन, सामाजिक विकास, हमसे समाज में परिवर्तन,
ऐसे ही हमारा नैतिक विकास, नैतिक मूल्य जो हमारे इमोशंस हैं उनमें कैसे, भावनाओं में कैसे परिवर्तन करें। फिर आध्यात्मिक विकास क्या है हमारा, जहाँ हम स्व के स्तर पे काम करते हैं, स्वाभिमान के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे काम करते हैं। तो इसमें क्या है कि अभी हम लोग क्या है कि जो हमारा भारत है वो विश्व गुरु रहा है, आध्यात्मिक आधार पर विश्व गुरु माना जाता है। विश्व गुरु का मीन्स हुआ कि सभी देश, सभी संस्कृतियां हमारी विश्व गुरु होने को अपना प्रयास करती है। मतलब यहाँ जो संस्कृति सभ्यता है, जो हमारे मौलिक गुण हैं, या जो हमारे आंतरिक विकास के जितने भी आयाम हो सकते हैं, उनको पूरे विश्व में सभी लोग अपनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे कारण हुए कि हमने पश्चिम जगत की संस्कृति को या वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को, ट्रेडिशन को अपनाने का प्रयास किया, जिससे हमारी जो संस्कृति है वो बहुत जगह कमजोर हो गई, लेकिन नष्ट नहीं हुई है। तो भारत के साधु सन्यासियों का संयमी जीवन कैसा था। आज हम जो पाश्चात्य कल्चर के आधार पे क्या हो रहा है, लगातार हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। पहले क्या था कि हम स्वस्थ कैसे रहें वो जीवन शैली अपनाते थे, तो हॉस्पिटल की, डॉक्टर्स की इतनी आवश्यकता नहीं थी, और लोग लंबी आयु जीते थे, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। तो ये सब क्या है, बहुत सारे अच्छी चीजें रही है, जिनको आज हम लोग एकल परिवार में आ गए। लोग यंग एज में ही बीमार हो, छोटे छोटे बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब हमारे लिए पतन का कारण है कि हम सभी अपनी जो आध्यात्मिक विकास है, जो भारतीय विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु माना जाता रहा है, यदि हम अपने आध्यात्मिक जो हमारे ऋषि मुनि, साधु सन्यासी, वास्तविकता में जो साधु सन्यासी, वो कपड़े पहनकर, बाल बढ़ाकर वो साधु सन्यासियों की बात नहीं हो रही है, जिनका जीवन पूरा आध्यात्मिक रहा है, एक तरह से प्रयोगशाला रहा है, ऐसा जो जीवन रहा है, उनसे, उनकी जीवन शैली को हम देखें, अपनाएंगे, तो हमारा जीवन श्रेष्ठतम ढंग से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। और जो आर्थिक स्थिति किसी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, उसको भी अच्छा रख सकते हैं कि जहां पर आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होता है, वहां पर आर्थिक स्तर स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाता है। तो योग शिक्षा में स्थूल और शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व का बोध संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि वहां पर मैम जब, आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही। हेलो, सभी को नहीं आ रही आवाज मेरी? हेलो अमितेश जी, अच्छा एक जिसको नहीं आ रही तो फिर एक काम करें, एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, ठीक है? तो ये क्या है, जो हमारा आध्यात्मिक आयाम है वो स्वयं को जगाने की बात है, अपने अस्तित्व से जुड़ने की बात है। तो जब भी हम लोग प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो किससे जुड़ते हैं? अपने अस्तित्व से जुड़ते हैं, और आध्यात्मिक जो हमारा विकास है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जब भी हम लोग मेडिटेशन किसके लिए करते हैं? सोल सेटिस्फेक्शन के लिए। आध्यात्मिक विकास हमारा आत्मिक विकास। अब आगे पढ़ेंगे, मधु जी पढ़ेंगे। जी मैम। योग शिक्षण एवं प्रस्तुतिकरण की विभिन्न विधियां। प्रोजेक्ट विधि। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूवी किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना विधि है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है, जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है, और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है, और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाए। विभिन्न प्रकार की शिक्षण नीतियों का वर्णन इस प्रकार है। व्याख्यान नीति। व्याख्यान का तात्पर्य किसी भी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। शिक्षक किसी विषय विशेष पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं। यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। व्याख्यान विधि में विषय की सूचना दी जा सकती है, किंतु छात्रों को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा तथा
प्राप्त ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग की क्षमता नहीं दी जा सकती। व्याख्यान विधि में यह जानना कठिन होता है कि छात्र किस सीमा तक शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान को सीख सके हैं। दूसरा, प्रदर्शन। एक मिनट, व्याख्यान विधि क्या है? जो हम लोग की प्राचीनतम शिक्षा रही है, व्याख्यान विधि एक तरीके से बहुत अच्छी है और एक तरीके से बहुत अच्छी नहीं है। तो व्याख्यान विधि कहाँ ठीक है? जब यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई की जाती है, कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स होते हैं प्रोफेसर्स के द्वारा, वहां पर व्याख्यान विधि ठीक है, क्योंकि वो व्याख्या दे रहे हैं और उन्हीं से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो लोग उन्हें सुन रहे हैं, तो ऐसे में व्याख्यान विधि फ्रूटफुल रहेगी। लेकिन यदि हम सोचे कि छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या ये बोले कि ऐसे लोग विद्यार्थी भले वो बड़े हों लेकिन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वहां यदि व्याख्यान विधि देंगे, मान लो हम आपको कोई लेक्चर दे रहे हैं, तो ये तो योग का पार्ट है तो थोड़ा आप समझ पा रहे हैं, लेकिन हम केवल लेक्चर दें और आपसे कुछ ना पूछे और जो पढ़ा जा रहा पढ़ रहे हैं, हम ना कुछ बताएं ना आपसे कुछ पूछें, तो व्याख्यान विधि एक तरह से निष्क्रिय हो जाएगी। हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, जबकि हम आपको यही प्लेटफॉर्म पे इसीलिए स्क्रीन में शेयर करा दी ताकि जिनके पास नहीं आराम से देख लें। बहुतों के पास नहीं है, आप ना तो अपना वीडियो ऑन करते हैं, ना हैंड रेस करते हैं, और ना ये भी हमें पता है कि बहुत सारे लोग पीडीएफ रखे भी नहीं हुए, तो इसलिए ये सामने आपके शेयर की जा रही स्क्रीन, किसी ने इसको पढ़ भी लिया, हमने आपको अपने लेवल पे समझा भी दिया, तो कितना भी आप इंक्लूड नहीं होंगे क्लास में फिर भी आपको 10% समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आपके सामने स्क्रीन भी शेयर ना हो, आपके पास खुद का पीडीएफ भी ना हो, आप खुद से भी ना पढ़े, तो कोई व्यक्ति पढ़े और हम समझाएं, ये आपके लिए बहुत थोड़ा सा समझने के योग्य होगा, और ये भी कह सकते हैं हो सकता कुछ भी समझ में ना। तो इसलिए व्याख्यान विधि वन वे होती है, लेक्चर विधि को व्याख्यान विधि बोलते हैं, तो वो सभी के लिए फ्रूटफुल नहीं होती, और उसके द्वारा विद्यार्थियों की कभी भी आंतरिक स्थिति को नहीं समझा जा सकता है कि विद्यार्थी हमारी बात को कितना समझ चुके हैं। तो ये आप सब लोगों के लिए भी है कि हम बार बार बोलते हैं किसी को कुछ समझना है तो हैंड रेस करके पूछ लीजिए। अब आप नहीं पूछ रहे हैं, ये आपकी समस्या है। आगे पढ़ेंगे मधु जी। जी। दूसरा, प्रदर्शन नीति। शिक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शन विधि का काफी महत्व है। इस विधि में छात्र एवं शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। कक्षा में शिक्षक सैद्धांतिक भाग का विवेचन करने के साथ इस विधि द्वारा उसका सत्यापन करते हैं। शिक्षक पढ़ाते समय प्रयोग करते जाते हैं और छात्र प्रयोग प्रदर्शन का निरीक्षण करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्र आवश्यकता अनुसार अपनी शंकाएं भी शिक्षक के सामने रखते हैं। तीसरा, प्रदर्शन विधि सबको पता है, जब आप सुबह प्रैक्टिकल करते हैं वो कौन सी विधि है? वो प्रदर्शन नीति है। प्रदर्शन विधि है। प्रदर्शन का मतलब टीचर ने आपको बताया, आपने टीचर को देखकर सीखा, फिर एग्जाम में आपने जो टीचर ने पूछा वो करके दिखाया, चाहिए प्रदर्शन विधि में काउंट होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तीसरा, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन नीति। व्याख्यान एवं प्रदर्शन नीतियों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, अतः ये दोनों पृथक नीतियां मिलकर सम्मिलित रूप से व्याख्यान तथा प्रयोग प्रदर्शन विधि को जन्म देती है। इस विधि में व्याख्यान नीति के दोषों को दूर करके प्रदर्शन नीति के गणों को और अधिक प्रभावशाली बना देती है। यह सम्मिलित नीति समय और शक्ति दोनों ही ढंग से मितव्ययी है। इस नीति में शिक्षक व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्यामपट्ट एवं अन्य सहायक सामग्री की मदद से चित्र एवं कथन प्रस्तुत करता है। फिर सैद्धांतिक पक्ष को अधिक स्पष्ट करने के लिए कक्षा में छात्रों की सहायता से प्रयोग प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन के मध्य वह छात्रों से प्रश्न पूछता रहता है। इसका प्रयोग छात्रों की आयु, क्षमता एवं वातावरण के अनुसार करना चाहिए। तो जब व्याख्यान और प्रयोग प्रदर्शन सभी चीजों का उपयोग जहाँ होता है, वहाँ क्लासेस क्या होंगी, बहुत अच्छी होती है। मतलब क्लासेस जो कक्षाएं पढ़ाई जा रही, मान लो एक टीचर क्लास में है, वो कोई डायग्राम के माध्यम से किसी चीज को समझा रहे हैं, बोर्ड में लिख कर डायग्राम के माध्यम से पिक्चर बनाकर फिर समझा रहे हैं,
तो ये क्या है, हमारा प्रदर्शन भी हो गया और व्याख्यान भी हो गया। अब इसका दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जब सुबह आप प्रैक्टिकल क्लास लेते हैं तो टीचर ने आपको योग करके भी दिखाया और करने के बाद योग इस जो आप आसन या प्राणायाम कर रहे हैं उस आसन को करने से क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, या कोई गलत कर रहा है तो उसको ठीक करवा देंगे। तो ये सब क्या है, ये सारी चीज व्याख्यान में आ रही है, जो वो बोलकर टीचर बता रहे हैं, और प्रदर्शन का मतलब जो प्रैक्टिकल दिखाकर आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर सुबह की क्लास आपकी व्याख्यान और प्रयोग प्रदर्शन तीनों चीजें आपकी प्रैक्टिकल क्लास में इंक्लूड होती है। 4th नंबर पढ़ेंगे जी। निरीक्षित अध्ययन नीति। निरीक्षित अध्ययन नीति स्वयं में पूर्ण विधि नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग अधिकतर अन्य विधियों के साथ किया जाता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्रों को संबंधित साहित्य कक्षा में ही संबंधित साहित्य किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्रों को संबंधित साहित्य कक्षा में ही छपे रूप में अथवा साइक्लोस्टाइल्ड रूप में दिया जाता है। छात्रों को यह साहित्य बांटने से पूर्व साहित्य को पढ़ने के लिए और ध्यान देने के लिए प्रमुख बिंदुओं की ओर आकर्षित करने हेतु उचित निर्देश प्रदान किए जाते हैं। फिर साहित्य पठन के लिए निश्चित समय बताया जाता है। छात्र स्वयं पढ़कर अपनी समस्याओं एवं प्रश्नों के उत्तरों तक पहुंचते हैं। पढ़ने के पश्चात छात्रों से यह साहित्य बंद रखने के लिए कहा जाता है और फिर शिक्षक प्रश्नों एवं समस्याओं के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पाठ को विकसित करता है। ये एक तरह का क्या हुए, जैसे की नोट्स होते हैं जो छात्रों को, जिसे क्वेश्चन भी है आंसर भी है, वो प्रोवाइड करा दिए गए। फिर उनसे पढ़ने को कहा गया, उन लोगों ने प्रॉपर पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर उनसे सभी जो वहां पर क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन पूछे गए, या अलग से उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, और उन क्वेश्चन का यदि आपने सही से जवाब दिया तो ये सब किसके अंदर आता है, निरीक्षित अध्ययन विधि के, अध्ययन नीति या विधि के अंतर्गत आता है। अब हम लोग कल इससे आगे पढ़ेंगे, एक बार आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे। सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। कल 6:10 पर क्लास आपकी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है थोड़ी देर पहले ही हो जाए, क्योंकि कल जो एग्जाम है वो सबका कल परसों है, तो इसलिए कल क्लास हम प्रॉपर समय से ही लेंगे। सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठस्तु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms. Touch your eyes. Then open your eyes. सबको प्रणाम, शिवरात्रि। प्रणाम। प्रणाम मैम। प्रणाम, सबको प्रणाम, शिवरात्रि।